हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज है 27 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इस सेशन में हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। जी हाँ, तो पहली न्यूज़ आती है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। एक्चुअली तेलंगाना के कुछ स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम देखो थोड़ा, मतलब इतने ड्रैकोनियन नहीं होने चाहिए, तो इन्होंने रेड फ्लैग किया। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अगर हम ये क्वेश्चन करें तो इसमें बेसिकली डिटेन करते हैं प्रिवेंटिवली। क्या चीज़ प्रिवेंट करते हैं भाई कुछ ऐसा ऑफेंस ना हो जाए, मतलब ऐसा कुछ पहले सस्पेक्ट होता है कि भाई यह आदमी ऐसा कुछ ऑफेंस कर सकता है फ्यूचर में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको पहले ही डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो वही बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन सस्पिशन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। ऐसा नहीं है उस पर कोई ट्रायल चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो दोषी है, लेकिन हमें सिर्फ एक डर है कि एक सस्पिशन है कि ये आगे ऑफेंस कर सकता है, और उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम इनको डिटेन कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, so to prevent him from committing an offense in the near future। अब आगे, it differs from pre-trial detention। जी हाँ, एक होता है pre-trial detention जिसमें जो बंदा डिटेन है वो बेसिकली वेट कर रहा होता है कि कब उसका ट्रायल स्टार्ट होगा, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज़ डिफरेंट थिंग। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यस, उसमें प्रोविज़न है इससे रिलेटेड, और वो पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 यानी कि जो फंडामेंटल रिलेटेड से है उसमें आता है। उसमें एक आर्टिकल 22 है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 22 वाले राइट्स नहीं होंगे। जी हाँ, और कुछ लॉज हैं बेसिकली, कुछ सेंटर के भी कुछ स्टेट के भी, जो कि ये अलाउ करते हैं। जैसे हो गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 19 प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974 कॉफे पौसा। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं आगे। और इसमें बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो मोस्टली जो है ऑर्डर इशू करते हैं कि ऐसा लगता है, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है ऑफेंस, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो किसी व्यक्ति को पहले ही डिटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। जी हाँ, और अगर इस डिटेंशन को 3 महीने के बियॉन्ड अगर एक्सटेंड किया जाता है तो उसमें अप्रूवल लगता है एडवाइजरी बोर्ड का, जिसमें कौन होते हैं भाई, रिटायर्ड जजेस होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ठीक है, और इसमें एक सेफगार्ड ये है कि स्टेट मस्ट प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन टू द डिटेनी, कि भाई जिसको पकड़ा है, जिसको डिटेन किया है, कम से कम उसको आप रीज़न बताओ कि उनको क्यों डिटेन किया है, उनको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताओ प्रॉपरली। लेकिन इसमें भी एक एग्जेम्पशन आ जाता है, अगर ऐसा लगता है स्टेट को कि ये बताना अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो नहीं बताएंगे इवन रीज़न भी। जी हाँ, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आई बात समझ में। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट आता है हमारा निपा वायरस से रिलेटेड। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि वायनाड में जो बैच हैं उसमें निपा वायरस एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हुई हैं। तो ये बात थी। अब निपा वायरस क्या होता है ये जान लेते हैं। इट इज़ अ जूनोटिक वायरस। यस, जूनोटिक बोले तो इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जानवरों से आता है ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, और डिजीज़ स्प्रेड कैसे करती है, बेसिकली थ्रू फ्रूट बैट्स या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस। ठीक है, और अगर बात करें सिम्टम्स की,
तो इसमें एंसेफेलिटिक सिंड्रोम हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, फटीग वगैरह, ऑफ कोर्स डिसओरिएंटेशन इट मे ऑल्सो अफेक्ट योर माइंड, सो इट कैन कॉज डिसओरिएंटेशन एंड मेंटल कन्फ्यूजन, कॉमा भी, एंड इवन पोटेंशियली डेथ। GS। और इसके अगर स्प्रेड की बात करें कि कितना जल्दी फैलता है, तो बहुत जल्दी फैलता है और बहुत फेटल भी है, बहुत घातक है, मृत्यु तक हो सकती है। इनफैक्ट अगर मृत्यु दर की बात करें, मोर्टालिटी रेट की बात करें, तो मोर्टालिटी रेट इन्फेक्टेड पेशेंट्स की 70% है। जी हाँ, जो कि काफ़ी हाई है, सो बच के रहना बहुत ज़रूरी है। और तो और अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है इसके लिए, चाहे ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो, किसी के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है इनके लिए अभी, इस निपा वायरस के लिए। फ़िलहाल तो अगर किसी को होता है तो हम इंटेंसिव सपोर्टिव केयर देते हैं ह्यूमन्स को, जो भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूज़ CTBT। ये क्या है भाई? ये है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। जी हाँ, अब ये क्यों रही न्यूज़ में? ये इसलिए रही न्यूज़ में, जो रशिया है उसने लॉ पास किया है कि भाई वो इस ट्रीटी के रेटिफिकेशन से विथड्रॉ करना चाहता है अपने आप को। जी हाँ, ये बात है। अब ये ट्रीटी है किससे रिलेटेड, तो इसमें समझ में, जैसे आपको नाम में समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब कोई न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन लगा देता है, वो वाली ट्रीटी, सिंपल है। और ये साइन हुई थी 1996 में। जी यस, और रशिया ने इसे रेटिफाई किया था 2000 में। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंट्रीज़ में आर्म्स रेस चलती है, भाई कौन कितने ज़्यादा हथियार रख सकता है, कौन कितना डेवलप्ड हो सकता है। वही चीज़ रशिया US में भी है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली रशिया का एम ये है कि जो US है उसने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है, सो टू अलाइन विद दैट रशिया हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड कि बॉस हम भी पीछे हटना चाहते हैं। ठीक है, और रशिया के ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है, क्योंकि यूक्रेन को काफ़ी वेस्ट साइड से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए भी हम इसे विथड्रॉ करना चाहते हैं। बहुत हो गया, ठीक है। सो अब विथड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विथड्रॉ करते ही फटाफट बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करने लगेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। रशिया ने कहा है वो ऐसा एक्शन तभी लेगा भाई अगर US जो है वो रिज्यूम करता है टेस्टिंग को। ठीक है, ये बात है। और जैसा कि हमें पता ही है, इट प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स। कोई से भी टेस्ट एक्सप्लोजन्स हो, चाहे आप मिलिट्री के करें चाहे पीसफुल के करें, ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई साहब हम तो पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं ये टेस्ट। ना ना ना, कोई सा भी नहीं करने देंगे। ठीक है, और लेकिन ये ना इफ़ेक्ट में पता है कब आएगी वाली ट्रीटी? जब 44 नेशंस इसको रेटिफाई करेंगे। कुछ स्पेसिफिक नेशंस हैं 44, वो जब तक इसे रेटिफाई नहीं करेंगे ये इफ़ेक्ट में ही नहीं आएगी। जी हाँ, इनफैक्ट 8 नेशंस जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आएंगे, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इजराइल है, US है, ईरान है, ऐसे ही कुछ नेशंस हैं जिन्होंने इसे रेटिफाई ही नहीं किया है। ये साइन किया हो चुका है 187 नेशंस के द्वारा और रेटिफाई हुआ है 178 नेशंस के द्वारा। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है वज्र मुष्टि कलगा। अब ये क्या है? ये एक तरीके की मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि काफ़ी हद तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मार्शल आर्ट फॉर्म है और थोड़ी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब सिर्फ दशहरा के टाइम पे थोड़ी बहुत देखी जाती है। इसमें बहुत तरीके की टेक्निक्स होती हैं, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट, लाइक ग्रैपलिंग, रेसलिंग, कुश्ती वगैरह, स्ट्राइकिंग। ठीक है, और वज्र मुष्टि की बात करें
तो उसका एक्चुअल में लिटरल मीनिंग होता है थंडरबोल्ट फिस्ट। जी यस। और तो और इसमें एक नकल डस्टर यूज़ होता है विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल वेपन, और मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो ओपोनेंट है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसे कैसे हराना है और उसके वेपन को कैसे काउंटर करना है। और ये कब पॉपुलर था? पॉपुलर था विजयनगर एम्पायर के टाइम। जी हाँ, विजयनगर एम्पायर के टाइम। अभी एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। सो ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे। जामरानी डैम। ये डैम क्यों रहा है न्यूज़ में? वो रहा है इसलिए कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस वाले डैम का इंक्लूजन। इसमें ये क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ। और ये क्या है? ये है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अब ये डैम एक तरीके का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। जामरानी नाम का एक विलेज है, गांव है, उसके पास में आता है। किस रिवर पे? तो गोला नाम की रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है राम गंगा की। जी हाँ। और ये पड़ेगा कहाँ पे? नैनीताल। नैनीताल बोले तो उत्तराखंड। ठीक है। और अब अगर बात करें, थोड़ा हमें जानना हो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होता क्या है, तो एक तरीके की स्कीम है जिसमें साफ समझ में आ रहा है जब लिखा है कृषि सिंचाई, यानी कि एग्रीकल्चर के इरिगेशन से रिलेटेड कुछ योजना होगी, कुछ स्कीम होगी। अब ये लाई गई थी 2015-16 में। किसके अंतर्गत आती? कौन सी मिनिस्ट्री? तो भाई फार्म से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसी में आएगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और लाई क्यों गई है? नाम में ही समझ में आ रहा है, इरिगेशन वगैरह के लिए। सो टू एनहांस फिजिकल एक्सेस टू वाटर ऑन फार्म्स। ठीक है। एक्सपैंड एरियाज अंडर इरिगेशन और वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। कम से कम वाटर यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है हम निकाल पाएँ। और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें, उन्हें प्रमोट करें, उनसे रिलेटेड फार्मर्स को एजुकेट करना है। ठीक है। और अगर बात करें इनके कंपोनेंट्स की, इसमें कंपोनेंट है जैसे कि ये है AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये इसलिए होता है कि उसमें जितने भी बड़े बड़े या थोड़े मीडियम साइज जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो फटाफट कंप्लीट हो यार, ताकि फटाफट जो है पानी पहुंचे फार्मर्स के फार्म तक और हेल्प हो उससे, तो उनके जल्दी से जल्दी कंप्लीशन के लिए। ठीक है। दूसरा आता है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी पहुंच जाना चाहिए, नाम में समझ में आ रहा है हमें। और आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद में, हर बूंद बूंद से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप निकाल पाए, यानी कि वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है। कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर पाएँ। ठीक है। इसमें स्प्रिंकलर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड। सो ये सारी बातें आ जाती हैं कृषि सिंचाई योजना में। अगर हम फंडिंग की बात करें, बॉस पैसा कौन ला रहा है इतना? तो पैसा सेंट्रल और स्टेट दोनों ला रहे हैं। सेंटर थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, 75%। स्टेट ने कहा हम 25% दे देंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की या फिर जो हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये रेशियो 90:10 का है, यानी कि 90 देंगे सेंटर, 10 देंगे ये वाले स्टेट्स। जी हाँ। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।